हेलो, वेलकम टू माय चैनल कैलकुला। मेरा नाम रणधीर पांडे है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड लेक्चर, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या देख लिया था। हमने फर्स्ट लेक्चर में जो भी क्वांटिटीज के बारे में, यूनिट्स के बारे में, है ना, फिर प्रॉपर्टीज क्या होती है, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, फिर बेसिक चीजें है ना, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, फिर मैटर जो फर्दर जो इसमें और ब्रांचेस हैं कि प्योर सब्सटेंस होता है, मिक्सचर होता है। तो बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी, है ना। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, फर्स्ट लेक्चर थोड़ा थ्योरेटिकल था और कुछ कंसेप्ट्स थे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट से, जाके देखा और फिर देखो यार ये लेक्चर। तो हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है। सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये चीज आपने पढ़ी होगी नाइन्थ में भी, कुछ ऐसे लॉज थे केमिकल कॉम्बिनेशन के। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो मतलब कुछ सेट ऑफ लॉज हैं, जो कभी भी कोई चीज केमिकली कंबाइन होती है तो वो ओबे करते हैं। तो ये लॉज देख लो। फर्स्ट जो लॉ आपको दिया है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये चीज क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये चीज आपने शायद पढ़ी है। आ, याद आ जाएगी तो बढ़िया है, देख लो स्टेटमेंट। बाकी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर। मास ना ही आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, है ना, केमिकल कॉम्बिनेशन के दौरान। तो कभी भी अगर कोई रिएक्शन हो रहा है लेट से, और रिएक्शन में, ठीक है, पता है आपको, चीजें कुछ जुड़ती हैं, कुछ थर्ड चीज बनती है, या चीजें डिवाइड होती है ना, डिकम्पोजिशन होता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो वो टाइम पे मास ना ही बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई न्यू मास ऐड हो जाए, या कोई न्यू मास का जो है ना, जो क्रिएशन हो जाएगा, या कोई मास डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। जो मास है वही मास रहेगा। ठीक है, ये बात है। आपने शायद पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। सो वैसे ही है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर। ठीक है। मतलब अगर मैं कोई केमिकल रिएक्शन देख रहा हूं, तो आपको पता है कोई भी रिएक्शन में क्या होता है। कोई भी रिएक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि लेट से कुछ कुछ केमिकल ऐड हुए और आपको कुछ प्रोडक्ट मिला, है ना। सो लेफ्ट साइड ऑफ दिस एरो आर द रिएक्टेंट्स, एंड राइट साइड में क्या होता है, प्रोडक्ट। तो एज पर दिस लॉ हम बोल सकते हैं कि जो आपका लेफ्ट साइड यानी कि जो रिएक्टेंट साइड है, तो रिएक्टेंट साइड में जो भी मास आएगा और प्रोडक्ट साइड में जो भी मास आएगा, ये दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो आपकी रिएक्टेंट का जो टोटल मास है वो इक्वल होगा प्रोडक्ट के टोटल मास से। तो सिंपल सा लॉ है, स्टेटमेंट याद रखना है, उसका मतलब आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, या इसको एक और नाम से बुलाते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन। सो ये सेकंड लॉ है, इसे देखते हैं ये क्या है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। तो स्टेटमेंट देखो, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। तो कोई भी अगर कंपाउंड है, कोई स्पेसिफिक कंपाउंड मैंने आपको दे दिया, तो उसमें आने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, उनका जो प्रपोर्शन होगा वो सेम होगा बाय वेट। ठीक है। वेट के आधार पे उनका जो प्रपोर्शन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। मतलब कंपाउंड, आपको पता है कंपाउंड बनता है कैसे, कंपाउंड बनता है टू और मोर एलिमेंट से। तो वो जिन एलिमेंट से बना, उन एलिमेंट का प्रपोर्शन, मात्रा, बाय वेट, वेट के अनुसार जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर मैं वही कंपाउंड की अलग अलग सैंपल से बात करूं, तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, सेम ही उनका प्रोपोर्शन बाय वेट मिलेगा। अब ये देखो, इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं क्यूप्रिक कार्बोनेट ले लूं, ठीक है, मैं क्या ले लूं, क्यूप्रिक कार्बोनेट ले लूं, CuCO3। तो इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये एक कंपाउंड है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है पहले बात तो Cu विच इज कॉपर। ठीक है। फिर C क्या है, कार्बन है।
और ओ दिखाई दे रहा है, वो है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉपर के बारे में, कार्बन के बारे में और ऑक्सीजन के बारे में। हम जनरली क्या करेंगे ना, हम इनका जो प्रोपोर्शन है या फिर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ही निकाल लेते हैं कि इनका वेट का परसेंटेज क्या है, ये टोटल कंपाउंड में कितने मात्रा में, कितना वेट कॉपर का है, कितना वेट इस कार्बन का है और कितना वेट ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो हम ये पता करेंगे। तो नेचुरल सैंपल और सिंथेटिक सैंपल, दो सैंपल हम ले रहे हैं। नेचुरल सैंपल मतलब आपने कुछ ये जो चीज है ये नेचुरली आपको मिली है। ठीक है, और सिंथेटिक सैंपल मतलब क्या, आपने इसको लैब में तैयार किया। तो अगर नेचुरल सैंपल में बात करें तो देखो, आपका परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना है, 51.35 बाय वेट। ठीक है, कि वेट के अनुसार 51.35% कॉपर इस कंपाउंड में है। फिर नेक्स्ट नंबर है कार्बन का, ये कितना है, 9.74। कितना है, 9.74%। और फिर ऑक्सीजन की बात, ये तो ऑक्सीजन है 39.91%। तो नेचुरली जो आपको सैंपल में मिला वो ये मिला। आपने जो लैब में रेडी किया, सिंथेटिकली आपने जो तैयार किया है, उसमें भी आप देखोगे कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन का क्या है, सेम ही परसेंटेज है, एकदम सेम परसेंटेज है। ठीक है, मतलब मैं इस क्यूप्रिक कार्बोनेट का कोई भी सैंपल लूं, चाहे मैं नेचुरल लूं या लैब में बनाया हुआ लूं, हमेशा मुझे उनके अंदर के जो एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन बाय वेट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। है ना, इसे ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन। सही है, ठीक है। ऐसे आप हर एक के लिए ले सकते हो, जैसे कि आप H2O की बात कर, वाटर की, तो आपने पानी का सैंपल ले लिया अपने घर से एक, तो फिर आपने कोई तालाब से ले लिया सैंपल, आपने सैंपल ले लिया, है ना, कोई नदी से ले लिया, कोई और ही नदी से, कोई और शहर की या कोई और गांव की नदी से। तो आपने आपने जब उसमें भी H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वेट देखा, वेट का प्रोपोर्शन देखा, वो हर एक सैंपल में सेम होगा, चाहे तालाब का सैंपल हो, चाहे नदी का हो, चाहे आपके घर का हो। ठीक है, तो ये चीज है, और कुछ नहीं, स्टेटमेंट और एक आधा ऐसा एग्जाम्पल आप याद रखो, क्योंकि ये जो परसेंटेज बाय वेट की बात करें तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, जो डेटा है। फिर नेक्स्ट जो लॉ है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इसका स्टेटमेंट देख लो, व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स। तो लेट से अगर दो एलिमेंट आपके पास हैं ए एंड बी, और ये एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, द masses of element B that combine with a given mass of A are always in the ratio of small whole number। तो यहाँ पे लेट से जो बी है, ठीक है, एलिमेंट बी का अगर मैं मास की बात करूं और वो लेट से एलिमेंट ए के साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है, और ये मान के चलते हैं कि एलिमेंट ए जो है ना उसका मास सेम है, वो दोनों ही रिएक्शन में, मतलब हमने क्या पहले बोला कि लेट से ए और बी बना रहे हैं दो या मोर देन वन कंपाउंड, मान लेते हैं कि दो कंपाउंड बना रहा है। तो ये जब आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे, तो हम ये मान लेते हैं कि ए जो है वो दोनों रिएक्शन में क्या कर रहा है, सेम मास शेयर कर रहा है, सेम मास से लेके रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, बट अगर एक चीज अगर सेम है, तो दूसरे का जो मास होगा वो चेंज होगा, तभी जाके दो अलग अलग कंपाउंड बनेंगे। जैसे अगर एक ए बी बन रहा है और एक AB2 बन रहा है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला, मान लेते हैं ये केस कि जहां पे ए और बी दो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, ए और बी के अलावा कोई और एलिमेंट मैं नहीं ले रहा हूं, बस ए और बी। तो इसमें मान लेते हैं अगर हम अगर कि ए जो है सेम मास शेयर कर रहा है, सेम मास ही जो है रिएक्ट करा रहा है बी के साथ, तब बी जो होगा उसका मास सेम नहीं रहेगा दोनों ही रिएक्शन में, इसका मास चेंज होगा। ठीक है, और जो भी चेंज होगा ना, वो एक रेशो में होगा, रेशो ऑफ स्मॉल वोल नंबर्स। ठीक है, हाँ। ये क्या चीज मैं बोल रहा हूँ देख लो, एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, ठीक है, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ठीक है,
तो ये रिएक्शन दे दी आपको सिंपल सी। लेट से आपका हाइड्रोजन है 2 ग्राम, ऑक्सीजन है 16 ग्राम, और आपको मिल गया है वाटर विच इज 18 ग्राम। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये कुछ ना कुछ, अगर यही रिएक्शन को अगर हम स्टडी करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी ये बयान करता है कि अच्छा 2 ग्राम और 16 ग्राम, अगर मैं रिएक्टेंट का मास देखूं, रिएक्टेंट का मास 2 और 16 कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। और प्रोडक्ट का मास भी कितना है, 18 ग्राम। क्या दोनों का लेफ्ट और राइट साइड का मास इक्वल आ रहा है? बिल्कुल। तो ये ओबे कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। तो ऐसा लगे तो आप वहां पे एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। बाकी हम यहाँ पे कुछ और डिस्कस कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं कि आपका यहाँ पे जो हाइड्रोजन का मास है 2 ग्राम है, ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम है, आपको मिल गया वाटर। अभी एक और रिएक्शन हम देखते हैं जहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ा, बट यहाँ पे पानी नहीं मिला, यहाँ पे मिला आपको H2O2। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, H2O2 को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब देखो, दोनों ही रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट सेम दिख रहा है ना आपको, दोनों जगह पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, H2O2 है। बट प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे पानी बना है H2O, और यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना है H2O2। ठीक है, तो ये ऊपर वाले चीजों को अगर आप ध्यान से समझे हो तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ पर अगर कंपाउंड चेंज हो रहा है, और आप दोनों ही केसेस में देखो हाइड्रोजन का जो वेट है ना, या सॉरी हाइड्रोजन का जो मास लिया है, 2 ग्राम एंड 2 ग्राम, वो सेम है। अगर ये सेम है और कंपाउंड बदल रहा है, मतलब यहाँ पे गड़बड़ कौन कर रहा है, यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम, और यहाँ पे उसका मास है 32 ग्राम, 32 ग्राम। समझ में आ रहा है? ये कंसेप्ट होगा। अगर दो आपके पास चीजें हैं, या उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, मान लेते दो है आपके पास चीजें, और वो कंबाइन होके आपको दो या उससे ज्यादा कंपाउंड दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि इनमें कोई एक है जो हमेशा उसका मास सेम रह रहा है, और जो दूसरा है उसका मास चेंज हो रहा है, तब जाके आपका कंपाउंड अलग अलग मिल रहा है। और ऐसा होता क्यों है? अंडर डिफरेंट कंडीशन। सबका अपना अपना एक कंडीशन होता है, अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर पे चीजें बनती हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपना टेम्परेचर प्रेशर पे बन रहा होगा, वाटर अलग टेम्परेचर प्रेशर पे बन रहा होगा। सो कंडीशन के अनुसार चीजें अलग अलग बनती हैं। बाकी आपको ये याद रखना है कि अगर चीजें अलग अलग बन रही है विद द सेम रिएक्टेंट, तो उसमें से डेफिनेटली कोई एक चीज होगी जो हमेशा जो मास शेयर कर रही होगी वो सेम होगी, और जो दूसरी वाली चीज होगी वो अपना मास चेंज कर रही होगी। जैसे इस केस में वो ऑक्सीजन है, और जब ऐसा होगा, जो अपना मास चेंज करके आपको दिखा रहा है, एक बार इसका कितना ग्राम यूज हुआ, 16 ग्राम, और दूसरी बार इसका कितना ग्राम यूज हुआ, 32 ग्राम। ठीक है ना, एक बार 16 ग्राम यूज हुआ है, और एक बार 32 ग्राम यूज हुआ है। तो अगर मैं ये 16 और 32 का रेशियो ले लूं, तो कितना मिलेगा, 16 × 16, 16 × 2 = 32। तो आपको एक सिंपल वोल नंबर का रेशियो मिल रहा है ना, 1:2 का। वही तो यहाँ पे बोला है ना, रेशियो ऑफ स्मॉल वोल नंबर्स। समझ में आ रहा है? स्टेटमेंट एकदम आसान है। जैसे व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स, द मासेस ऑफ एलिमेंट बी। मान लेते हैं कि आपका गिवन मास ए है और ए हमेशा सेम है, तो मासेस ऑफ एलिमेंट बी की बात करें, जैसे इस केस में ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, तो वो जो आपको अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग मात्रा में दिख रहा है, अगर आप उसका रेशियो निकालोगे तो आपको मिलेगा एक स्मॉल वोल नंबर्स का रेशियो। ठीक है, तो ये एकदम स्मॉलेस्ट फॉर्म में है 1:2, और 1 and 2 बोथ आर वोल नंबर्स। ठीक है, तो ये स्मॉल वोल नंबर्स इसको हम बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है अपना लॉ है वो देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, अब ये एक ऐसा लॉ है, नाम थोड़ा सा अजीब सा आपको लग रहा होगा, हंसना वसना नहीं है वैसे, मैं जानता हूँ आप लोग क्या सुन के हंस रहे हो, बट कोई बात नहीं, आपको नाम याद रखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। सो गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम।
तो स्टेटमेंट देख लो इस लॉ का। सो व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, अगर किसी रिएक्शन में गैसेस कंबाइन हो रहे हैं और गैस प्रोड्यूस हो रहा है ना, मतलब रिएक्टेंट भी गैस है और आपका जो प्रोडक्ट है वो भी गैस है। सो दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। और ये जब ऐसा कर रहे होंगे, कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे होंगे और हर एक चीज गैस होगी, तब सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, मतलब ये जब ऐसा कर रहे होंगे तो वो उनकी जो मात्रा होगी ना वॉल्यूम की, या उनके वॉल्यूम का अगर आप रेशियो निकालोगे ना, सो सिंपल फॉर्म में, या जैसे सिंपल वोल नंबर था ना वैसे ही फॉर्म में मिलेगा आपको। प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कंडीशन है कि सारे गैसेस जो है ना वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे होने चाहिए। ये अपना एक मेन कंडीशन होता है। तभी गैसेस जो होते हैं कंबाइन होते हैं और आपको एक प्रोडक्ट देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, गेलुसिक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम का ये स्टेटमेंट है। और प्रॉपरली ये बस गैसेस के लिए ही है। ठीक है, नाम में लिखा है कि भाई गेलुसिक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, तो बस गैसेस के लिए ही है और ये वॉल्यूम में बात करेगा। तो अगर कुछ गैसेस हैं जो कंबाइन हो रहे हैं और आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं अगेन अ गैस, तब ये जो जो भी यहाँ पे हो रहा है ना, चाहे रिएक्टेंट चाहे प्रोडक्ट में जो गैस मिल रहे हैं, इनका अगर आप रेशियो लेते हो तो आपको मिलेगा सिंपल वोल नंबर में। सिंपल प्रोवाइडेड सारे गैसेस जो आपको मिल रहे हैं या आप जो कंबाइन कर रहे हो, ये सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होना चाहिए। मतलब इनका जो टेम्परेचर होगा सेम रहे, जिस प्रेशर पे ये जो भी काम कर रहे हैं वो प्रेशर क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो। एग्जाम्पल यहाँ पे है कि लेट से मैंने यहाँ पे भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया और मुझे मिला है वाटर। और हम अगर गैस की बात करें तो यहाँ पे हमने गैस ही लिया हुआ है ना, हाइड्रोजन गैस लिया है, ऑक्सीजन गैस लिया है, और वाटर का भी गैसेस फॉर्म मिला है, यानी कि आप वाटर वेपर मान लो या है ना स्टीम मान लो। ठीक है। सो अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मान लेते हैं कि सबका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो एकदम सेम है। सो 100 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ 50 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब ये जनरली यही होता है कि हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम है वो 100 ml रहता है। ठीक है। और ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम है वो 50 ml रहता है, तब जाके कंबाइन करते हैं और आपको देते हैं स्टीम या वाटर वेपर कितने वॉल्यूम में, 100 ml में। मैं बोल रहा हूँ इसको काफी ध्यान से याद रखना कि ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम 100 ml है इसका 50 ml है और दोनों ऐड हो रहे हैं तो प्रोडक्ट मिलेगा आपको 150 ml, ऐसा नहीं है। मासेस के लिए ऐसा ही था। मासेस में आप रिएक्टेंट का मास जोड़ दोगे तो आपको प्रोडक्ट का मास वही मिलेगा। बट वॉल्यूम में ये बात नहीं होता, और खासकर गैसेस के लिए तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि गैस में अभी हाइड्रोजन गैस इतने वॉल्यूम में, ऑक्सीजन गैस इतने वॉल्यूम में, अब कंबाइन होने के बाद जो आपको मिलेगा उसका ऐसा थोड़ी है कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वो जितने में रह सकता है उसके द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाई हो सकता है उतना रहेगा। ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं गैसेस के लिए कि वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है। तो ये चीज काफी अच्छे से याद रखना, और इस एग्जांपल के लिए अभी वॉल्यूम याद रख लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वॉल्यूम 100 और 50 है, और जो आपको वाटर का वॉल्यूम मिला वो 100 ml है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखोगे। और इसमें आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं हर एक का वॉल्यूम ले लूं, जैसे इसमें हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो 100 है, फिर ऑक्सीजन का वॉल्यूम 50 ml है, और वाटर का वॉल्यूम है 100। इनको मैं डिवाइड कर सकता हूँ कोई एक कॉमन नंबर से, बिल्कुल। मैं 50 से थ्रू आउट हर एक को डिवाइड कर सकता हूँ। तो 50 1 50, 50 2 100 एंड 50 2 100। तो आपको रेशियो क्या मिल रहा है, 2:1:2 का। मैंने तो बोला ही था ना कि यहाँ पे जो भी गैसेस जितने भी वॉल्यूम में यूज हो रहे हैं या प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इनका आप अगर रेशो निकालोगे तो अगेन आपको सिंपल वोल नंबर रेशो मिल जाएगा। बस यही है सिंपल सा गेलू-सेक्स लॉ। ये एग्जांपल भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है। सही है फिर तो। उसके आगे फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, आपने नाइन्थ में एवोगैड्रोस नंबर पढ़ा होगा, जहाँ पे आप बोलते थे कि एक मोल में इतने एटम्स इतने मॉलिक्यूल्स होता है ना, कुछ एक नंबर आपको दे दिया गया था। अब ये लॉ में कुछ
वैसा ही है लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं है। तो स्टेटमेंट आप देख लो। सो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये बस पहली बात तो एवोगैड्रो लॉ जो है ना, ये स्पेसिफिकली वापस से गैसेस के लिए है। गैसेस के वॉल्यूम से बात कर रहा है। तो क्या बोल रहा है, लेट से आपके पास दो गैस है, लेट से ए और बी ले लेते हैं। और दोनों ही गैसेस का पहले बात क्या है, वॉल्यूम्स इक्वल होना चाहिए। मतलब वॉल्यूम्स दोनों का इक्वल होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए। फिर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर भी दोनों का सेम होना चाहिए, प्रेशर भी दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है। अगर ऐसा है, सो कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर ऐसा है तो उसके अंदर जो भी आने वाले मॉलिक्यूल्स है उनकी मात्रा एग्जैक्टली सेम होगी। समझ में आ रहा है? तो ये चीज है, ये कुछ कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर लेट से जितने भी आपके पास दो नहीं चार गैस हो, बट अगर उनका पहले बात वॉल्यूम इक्वल हो, फिर टेम्परेचर इक्वल हो, फिर प्रेशर इक्वल हो। अगर ये तीन चीजें इक्वल हैं, वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उनके अंदर आने वाले मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है ना, जितने मात्रा में मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। तो सिंपल सा लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। और स्पेसिफिकली गैसेस के लिए, गैसेस के वॉल्यूम पे बात हो रही है यहाँ पे। इसको आप याद रखें। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं वही वाली जो हमने पिछले पहले देखा था, ये तो आपने देखा ही है ना, कि हाइड्रोजन 100 ml है, ऑक्सीजन 50 ml है और वाटर भी 100 ml मिला। और यहाँ पे आप ध्यान दें, तो आप लोग देखो यहाँ पे, तो मान लेते हैं कि ये हर एक गैस में ये जो पूरी रिएक्शन हो रही है, ये सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हो रही है। मान लेते हैं कि ये रिएक्शन जो हो रही है वो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हो रही है। तो मुझे बताओ, इनमें से कौन सी दो गैसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे? सोच के बताना मुझे। लगे तो वीडियो पॉज करके इस चीज के बारे में सोचना कि इनमें से कौन से दो गैसेस में आने वाले मॉलिक्यूल्स के नंबर सेम होंगे। कौन से दो गैसेस में? क्या वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे, या वो हाइड्रोजन और वाटर होंगे, या वो ऑक्सीजन और वाटर होंगे? क्या हो सकते हैं? सोच लिया? ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ। तो वो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन और वाटर। क्यों ऐसा मैंने अगर बोल दिया कि अच्छा दोनों मतलब पूरे रिएक्शन का ही टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो ये तो बात हट गई, टेम्परेचर प्रेशर तो सेम ही रहेगा। बट अब हम वॉल्यूम को देखेंगे ना कि भाई वॉल्यूम किसका सेम है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 100 ml है वॉल्यूम, यहाँ पे 100 ml है, और यहाँ भी 100 ml है। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है। अब ये 50 है, तो ये ना 100 के बराबर है, तो इसे तो फिर कट गया, इसका पत्ता ही कट गया। तो ये दोनों का वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, मतलब हाइड्रोजन और वाटर वेपर या स्टीम में आने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या होगा, सेम होगा, एज पर दी एवोगैड्रोस लॉ। ये बात है बस। समझ में आ रहा है? बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आप तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो यार डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जब हम एटम को सबसे पहले बार पढ़े थे, है ना, 7th 8th स्टैंडर्ड में, तो तुरंत डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आ गई थी, फिर थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, है ना, बहुत सारी चीजें आपने देखी थी। तो वो डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी था, वो काफी, बोल सकते हैं कि काफी एक्यूरेट था। 100% नहीं, बट कुछ उसके जो पार्ट्स थे, है ना, 70-80% जो चीजें थी एकदम सही थी। तो वो एज अ फीचर अभी हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट जो फीचर है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, वो है मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो जो मैटर होता है, मैटर मतलब क्या, एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम। किसी के पास भी अगर मास और वॉल्यूम है, मतलब वो मैटर है। आप मैटर हो, मैं मैटर हूं। वो अलग बात है कि आप मैटर हो, आपका दोस्त भी मैटर है, और आपस में होता भी मैटर ही है ना, वो तो अलग चीज हो गई। बाकी मैटर मतलब एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम कंसिस्ट ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो मैटर में आने वाला सबसे छोटा जो पार्टिकल हो सकता है, सबसे छोटा, उसको ही हम क्या बोलते हैं,
एटम बोलते हैं। सबसे छोटे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। और इसके साथ एक चीज और बोल दिया, टाइनी तो है ही, बहुत छोटा तो है ही, साथ में ये इंडिविजिबल भी है। मतलब ये ऐसा पार्टिकल है कि इसको आप फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते, आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। सो ये मैटर के बारे में हो गया। उसके बाद या मैटर के एटम के बारे में हो गया। सेकंड जो फीचर है वो है ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास। तो अगर कोई स्पेसिफिक आपको एलिमेंट दे दिया ना, मैंने आपको एक ही एलिमेंट दे दिया है, लेट से मैंने आपको दे दिया है आयरन, तो आयरन में आने वाले जो भी एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, क्योंकि भाई सबके सब एटम किसके हैं? आयरन के हैं। तो वो सारे ही एटम को आप देखोगे तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? एकदम सेम होगी। चाहे वो मास होगा, सारे एटम्स का मास क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि वो सेम ही एलिमेंट्स हैं, है ना? और अगर कोई और ही प्रॉपर्टी की बात करें, हम साइज ऑफ एटम की बात करें, वो भी सेम रहेगा। तो जो भी प्रॉपर्टी बन सकती है एटम रिलेटेड, वो सेम सेम रहेगी, क्योंकि वो सेम ही एलिमेंट्स के एटम है। और अगर मैं एटम्स लूं अलग एलिमेंट्स के, डिफरेंट एलिमेंट्स के, अगर मैं एटम लूं तो उनकी मास के लिए आप क्या बोल सकते हो? वो भी क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। अगर मैं एक ले लूं आयरन, एक ले लूं कैल्शियम, तो उनके एटम का ना मास इक्वल होगा ना साइज इक्वल होगा, है ना? बहुत सारी चीजें हैं, वैलेंसी वैलेंसी बहुत सारी चीजें हैं जो इक्वल नहीं मिलेंगी आपको। तो ये चीज है, अगर एलिमेंट सेम है तो उसके अंदर आने वाले एटम्स की प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। और अगर एटम्स अलग अलग एलिमेंट से निकाले गए हैं तो उनमें बिल्कुल डिफरेंस होगा प्रॉपर्टीज में। उसके बाद नेक्स्ट है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। पहले बात, ये चीज तो आपको पता भी है ना, ये तो बस रिपीट हो रहा है कि कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं। कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं जब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। ठीक है। एटम्स तो कंबाइन हो रहे हैं ना, दो या उससे ज्यादा एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, बट वो एटम्स होने चाहिए डिफरेंट एलिमेंट के। वो एटम क्या होने चाहिए? डिफरेंट एलिमेंट के। ठीक है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं एग्जांपल ही लूं, बेस्ट एग्जांपल H2O का, तो इसमें ये कंपाउंड है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो एटम है हाइड्रोजन का, एक एटम है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे एटम बेशक अलग अलग एलिमेंट के हैं और ये कंबाइन हो रहे हैं ना फिक्स रेशियो। अभी मुझे कभी भी पानी बनाना है तो मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एटम की जो मात्रा है कैसे रखनी है? 2:1 के रेशियो में रखनी है, कि अगर हाइड्रोजन 2 होगा तो ऑक्सीजन 1 होगा, है ना? तो वही बात है, कंपाउंड सबको फॉर्म करना है तो पहले बात तो एटम्स चाहिए आपको डिफरेंट एलिमेंट्स के, और कंबाइन करोगे आप फिर उसको इन अ फिक्स रेशियो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ओनली द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन से बस क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन से बस ये होता है कि कुछ एटम्स अदलते बदलते हैं, उनकी पेयरिंग अलग होती है, जो पहले उनका अलग पेयर है किसी और के साथ, वो किसी और के साथ कंबाइन होते हैं, है ना? तो बस इतना ही होता है। कभी भी कोई रिएक्शन हो रही है, कोई कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसमें बस ये होता है कि एटम्स थोड़े आगे पीछे होते हैं या एटम्स किसी और के साथ कंबाइन हो जाते हैं। बट ऐसा कभी नहीं होता कि एटम्स कुछ न्यू बन रहे हैं या कुछ न्यू ऐसे क्रिएट हो रहे हैं या कुछ डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। जैसे आपने मास के लिए देखा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, वैसे आप एटम्स के लिए बोल सकते हो एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि देखो अगर एटम्स है तो एटम का मास भी है ना? और अगर मास कभी ना बना सकते हो ना खत्म कर सकते हो, तो आप एटम भी कभी ना बना सकते हो ना खत्म कर सकते हो इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो ये फोर्थ फीचर हो गया। उस फिर आप एक चीज और बोल सकते हो कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड एक्सप्लेन ऑल द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आपने जो भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े, सबके सब लॉज को डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करता है या ओबे करता है, फॉलो करता है। ऐसा कोई कॉन्ट्रडिक्शन इसमें नहीं है कि कोई एक आधा लॉ जो है वो ओबे ना कर रहा हो, नहीं। इसलिए बहुत प्रॉपर है। काफ़ी इसमें इंफॉर्मेशन डाल्टन साइंटिस्ट ने दी थी वो एक्यूरेट थी, और वो सारे लॉज को
ओबे कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है? ये सब लॉज सब लोग को क्लियर है? मेरे को यही लगता है। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता है पहले से वैसे, बट देख लेते हैं। जैसे कि अगर एटॉम का मास निकालेंगे तो हम उसे एटॉमिक मास बोलते हैं, और अगर मॉलिक्यूल को निकालेंगे तो उसे हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। सिंपल सी बात। तो पहले हम देख लेते हैं एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास। ठीक है। सो एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? अभी एटॉमिक मास के लिए ये तरीका है कि हमने एक जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, वो कुछ ऐसे किया है कि हमने कार्बन 12 के मास को ना, हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि इसके मास के आधार पे हम बाकियों का जो मास है वो बताएंगे। ठीक है, तो एक तो कार्बन 12। ठीक है, ये कार्बन के साथ 12 क्या लिखा है मैंने, ये इसका एटॉमिक मास है। ठीक है, कि ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि कार्बन 12 होता है, कार्बन 14 होता है, वो उसका आइसोटोप होता है ना। तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो जाए कि भाई किसी कार्बन, कौन से कार्बन की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे कार्बन 12 लिखा है। वो वाला कार्बन जिसका मास है 12। ठीक है, ये वाला नहीं लेके चलना है। ठीक है, और कार्बन 12 का जो मास होता है वो होता है 12 AMU। एएमयू यूनिट जो डिसाइड की गई है, इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर कार्बन 12 का जो मास है वो है 12 AMU, तो मुझे अगर डेफिनेशन चाहिए एक एएमयू की, तो हम क्या बोल सकते हैं? एक एएमयू आप कैसे बोलोगे? आप ऐसे बोलोगे कि कार्बन 12 का मास 12 है, और अगर मैं 1/12 से मल्टीप्लाई कर दूं मास ऑफ कार्बन 12 से, तो कार्बन 12 का मास कितना है? 12 है, और 12 ऊपर 12 नीचे कैंसिल होगी, क्या मिलेगा आपको? 1 ही मिलेगा ना। तो ये तरीके से हम डिफाइन करते हैं एटॉमिक मास यूनिट को, एक एएमयू को। इट इज डिफाइंड एज मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12, है ना, 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, है ना, 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। तो ये डेफिनेशन हो गई एक एएमयू की। ठीक है, और अगर एक एएमयू को अगर हम कन्वर्ट करेंगे इन ग्राम्स, तो बहुत छोटी यूनिट है ना ये, तो ग्राम में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये आपको मिल जाएगा लगभग 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो ये कन्वर्जन थोड़ा याद रखो, क्या पता कभी यूज में आ जाए, तो ये सब चीजें कुछ इंपॉर्टेंट सी होती हैं। तो एक एएमयू, वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो अभी के टाइम पे तो हम यही यूनिट जो है ना, एएमयू वाली, अ, जो है उसे यूज नहीं कर रहे। एग्जैक्टली देखा जाए तो इसे इतना यूज कर नहीं रहे हम लोग एएमयू। हम जो आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास आज के टाइम पे हम ना यूज कर रहे हैं। अब ये यूनिफाइड मास क्या है? आज के टाइम पे आप जो भी मास पढ़ रहे हो, एटॉमिक मास, वो यूनिफाइड मास ही है। जैसे कि मैंने बोला ना, कार्बन का जो मास है, एटॉमिक मास क्या है? 12। सो उसका यूनिफाइड मास। अब एएमयू भी 12 था, कोई बात नहीं, बट इसका क्योंकि ज्यादा एक्यूरेसी यूनिफाइड मास के साथ आती है, जो आपको पूरा पेरियोडिक टेबल होता है, उसमें जो मासेस दिए हैं हर एक एलिमेंट के, वो यूनिफाइड मास में ही है। ठीक है, जो सिंबल होता है ना ये, सिंबल, सॉरी, यूनिट क्या होता है इसके साथ? डाल्टन बोलते हैं, कि जो मास है वो 12 डाल्टन है। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 डाल्टन, है ना। और डाल्टन का एक सिंबल भी होता है, इसको हम या कैपिटल डी ए लिख दें, या स्मॉल में यू लिख दें, तो ये सब सिंबल होते हैं डाल्टन के। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखना है कि एक एएमयू क्या होता है ना, 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। फिर एक एएमयू बराबर कितना ग्राम होता है। बट आज के टाइम पे हम यूनिफाइड मास यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ एएमयू।
ठीक है? और यूनिफाइड मास में ये सब आता है। डाल्टन में हम जो मेज़र करते हैं और जो भी पेरियोडिक टेबल में देखते हो मास, वो सब यूनिफाइड मास में आता है। सही है? क्लियर है इतना? नेक्स्ट जो टॉपिक अपने को देखना है वो है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, अब ये चीज़ क्या है? अब एवरेज एटॉमिक मास मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ है तो जैसे अगर मैं कार्बन की बात करूँ, तो कार्बन जो है, कार्बन के और आइसोटोप्स भी अवेलेबल होते हैं, है ना? और भी आइसोटोप्स अवेलेबल हैं, कार्बन 14 है। क्लोरीन की बात करें तो उसमें भी आइसोटोप्स होते हैं। तो इनका सबका आपको एवरेज लेना पड़ेगा, तब जाके आप उसका एटॉमिक मास का एवरेज बता पाओगे। समझ में आ रहा है? एक फॉर्मूला दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक फॉर्मूला मैं दे देता हूँ एवरेज एटॉमिक मास का, जो कि है सम ऑफ आइसोटॉपिक मास इनटू परसेंटेज ऑफ एबिडेंस अपॉन 100। ये फॉर्मूला है एवरेज एटॉमिक मास का। इसमें क्या होगा देखो, कि अगर आपके पास, आपको पता है आइसोटोप्स के बारे में, कोई पर्टिकुलर एटम के आइसोटोप्स आपको पता है, तो आपको बस करना क्या है, उसका जो भी आइसोटोप का मास है वो यहाँ लिखोगे, इनटू परसेंटेज एविडेंस। परसेंटेज एविडेंस मतलब क्या, कि नेचर में वो कितने मात्रा में अवेलेबल है। जैसे कार्बन 12 जैसे जैसे मान लेते हैं 60% है, और कार्बन 14 जो है वो 40% अवेलेबल। तो वो जो परसेंटेज में अवेलेबिलिटी है नेचर में, वो आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, आइसोटोपिक मास आप यहाँ लिखोगे। अब बहुत बार क्या होगा, आइसोटोपिक मास आपको पता होगा या दिया रहेगा, बट ये तो आपको दिया ही रहेगा, इसका टेंशन मत लेना। न्यूमेरिकल में आपको परसेंटेज ऑफ एबिडेंस दिया ही रहता है। ठीक है, और इनको ही आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर करके ऐड करोगे। जितने भी आइसोटोप्स होंगे, हर एक का अपना अपना मास, अपना अपना एविडेंस होगा, तो मल्टीप्लाई कर करके आपको उसका सम करना है। और सम करने के बाद फिर लास्ट में आप क्या कर दोगे, डिवाइड बाय 100। बस इतना काम करना है, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। अभी भी अगर कुछ क्लैरिटी में इश्यू है, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक क्वेश्चन ले लूंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अभी बस आप फॉर्मूला याद रखो, बस बाकी मुझ पे छोड़ दो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, हमने अभी तक देखा बस एटॉमिक मास या उसके एवरेज के बारे में। अभी हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? ठीक है, अब इसको अगर देखा जाए तो जनरली कोई अगर मैं मॉलिक्यूल ले लूं, लेट से मैं H2O का मॉलिक्यूल लेता हूं, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का जो भी मास है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम है? दो एटम है, दो से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस कर लो। किससे? क्योंकि यहाँ पे और भी चीजें, ऑक्सीजन है। सेम, ऑक्सीजन का मास क्या होगा? इसे हटा देना तो तुम लोग समझोगे कि माइनस कर रहा हूं, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन का मास क्या होगा? और उसका जो भी यहाँ पे एटम, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन है, तो हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? हाइड्रोजन का मास होता है वन, हम किससे मल्टीप्लाई करें? टू से। प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? वन से, क्योंकि उसका एटम था वन। तो वन टू ज़ा टू, 16 वन ज़ा 16, कितना आ गया एडिशन? 18 डाल्टन। तो H2O मॉलिक्यूल का जो मास है, जो मॉलिक्यूलर मास है, वो कितना है? 18 डाल्टन, ऐसे निकालता है। तो बस यही तरीका है। ठीक है, तो टेंशन लेना नहीं है। मॉलिक्यूलर मास में आपको करना क्या है, हर एक एटम का आप मास निकालोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे उसके नंबर ऑफ एटम से, फिर प्लस करते जाओ जितने भी यहाँ पे हैं, सो ऑन, वही आपका मेथड होगा। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास। एक और कंसेप्ट दिया हुआ है आपके केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक में, फॉर्मूला मास के बारे में। किसके बारे में? फॉर्मूला मास के बारे में। सो फॉर्मूला मास क्या होता है? कुछ होता नहीं है, मॉलिक्यूलर मास ही होता है। बस फॉर्मूला मास हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, हम फॉर्मूला मास जो निकालते हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स के निकालते हैं, और मॉलिक्यूलर मास जो निकालते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए निकालते हैं।
ठीक है? तो बस ये नाम अलग-अलग है कंपाउंड्स के अनुसार, काम एकदम सेम है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि यार NaCl इसका मास निकालो, तो आप बोलोगे अच्छा NaCl तो आयनिक कंपाउंड है, मतलब आप बोल रहे हो मुझे इसका फॉर्मूला मास निकालने के लिए। बिल्कुल। आपसे मैं पूछूं H2O के बारे में, सो H2O इज अ कोवलेंट कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड थोड़ी, ये कोवलेंट कंपाउंड है। और इसका अगर आप पूछो मास निकालने को, तो बोलोगे यार ये तो आप बोल रहे हो मॉलिक्यूलर मास निकालने, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो कोवलेंट कंपाउंड है। तो बस कोवलेंट कंपाउंड है तो निकाला जाएगा जो मास वो रहेगा आपका मॉलिक्यूलर मास। और अगर कंपाउंड है आयोनिक, तो जो मास निकाला जाएगा वो क्या रहेगा, फॉर्मूला मास। बस ये चीज आपको याद रखनी है। तो इस चीज को देखते हुए फिर हम आगे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है ये न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एवरेज एटॉमिक मास। तो क्वेश्चन देख लो। द नेचुरल आइसोटोपिक एबिडेंस ऑफ बोरॉन 10 इज 19.60 percentage and boron 11 is 80.40 percentage. The exact isotopic measures are 10.13 and 11.009। ठीक है, तो मासेस आपको दिए हैं दोनों ही आइसोटोप्स के 10.13 एंड 11.009 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन। ठीक है, तो आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है बोरॉन का। एवरेज एटॉमिक मास, सो फॉर्मूला हमने जस्ट डिस्कस किया है, उससे आपको याद रखना पड़ेगा। अभी सम ऑफ है, ठीक है, तो सम ऑफ मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि उसका मतलब क्या है मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कि पहले मुझे मिल जाए पहले वाले आइसोटोप का मास। ठीक है, सो पहले मैं फॉर्मूला में क्या डालूंगा, मास ऑफ बोरॉन 10। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई किससे करना है मुझे, उसके परसेंटेज एविडेंस से। परसेंटेज एविडेंस से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब ये पहले वाले बोरॉन के बारे में हो गया, B10 के बारे में हो गया, तो मैंने उसका मास लिखा इनटू उसका परसेंटेज एविडेंस लिखा। बट एक और दिया हुआ है, उसका आइसोटोप दिया हुआ है, तो मैं अभी यहाँ पे सम करूंगा, प्लस करूंगा, तो सम ऑफ मतलब उसका एडिशन। अभी दूसरे वाले की बारी। अब हम लिखेंगे मास ऑफ B11। ये जो ऊपर लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है, उसका जो मास मतलब अ, उसका जो एटॉमिक मास है वो है ये। ठीक है, B10 और B11। फिर इनटू उसका खुद का जो परसेंटेज एविडेंस होगा वो। ठीक है, और डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, हम डिवाइड बाय करेंगे 100। ये हमारा फॉर्मूला है, सिंपल सा। ठीक है, सो अब इस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे, तो मास ऑफ B10, B10 का मास आपको कितना दिया है, आपको B10 का मास दिया है 10.13। ठीक है, 10.13 इसका मास दिया है, इनटू उसका परसेंटेज एविडेंस। अच्छा, यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको एविडेंस दिया है और जो परसेंटेज में दिया है ना B10 का, वो कितना है, 19.60। बिल्कुल, है ना, एविडेंस आपको हमेशा दिया रहेगा, उसका टेंशन मत लो। और कुछ हद तक मास भी दिया रहेगा। अगर बाय चांस मास नहीं दिया है, बाय चांस दिया रहेगा, बट बाय चांस मास अगर नहीं दिया है, तो अगर 10.13 अगर नहीं दिया रहता, तो मैं इसका जो मास है ना 10 ही लिखता। क्या लिखता मैं, 10 ही लिखता। क्योंकि आप देखो 10 एंड 10.13 आर वेरी क्लोज, ये थोड़ा सा और एक्यूरेट वैल्यू है विथ मोर लीस्ट काउंट्स, ऐसा कुछ। अगर ये नहीं दिया रहता तो मेरे को अगर ऑप्शन नहीं होता तो मैं यही यूज करता, 10 ही डाल देता इसकी जगह पे। ठीक है, फिर प्लस मास ऑफ B11। अभी B11 का मास आपको दिया 11.009 दिया है, तो बढ़िया। नहीं दिया रहता तो ये B11 का मास ये 11 ही लिख देता मैं, इसको नहीं लिखता और 11 लिखता। और 11 और 11.009 आर प्रेटी क्लोज, वेरी मच क्लोज। अब इसका जो परसेंटेज एविडेंस ये कितना है, 80.40, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। और डिवाइड बाय क्या करना है, डिवाइड बाय आपको 100 करना है। ठीक है, बस अभी इसको ही सॉल्व करना है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं, ये आप लोग खुद से सॉल्व करके खुद से देख भी लेना एक बार, मेरा जो आंसर है वेरीफाई कर लेना। तो 10.13 को अगर हम 19.60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू विल गेट 195.548 समथिंग, है ना, आपको ये मिलेगा 195.548। फिर अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा 11.009 को 80.40 से, सो मुझे मिलेगा
लगभग 885.123 या 124। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ वैल्यूज। बट आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, ठीक है, ये खुद से सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, खुद से आप लोगों को ये वैल्यूज सॉल्व करके देखनी होगी। आप जब सॉल्व करके देखेंगे तब जाके आपको ज़्यादा क्लैरिटी बनेगी। समझ में आ रहा है? तो इसलिए थोड़ा इसका ध्यान देना, क्योंकि बस वैल्यूज देखने से क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो हमने ये दो वैल्यू जो है वो सॉल्व की। उसके बाद नीचे तो भूलना मत, 100 रहेगा। सॉरी, ये एक सेकेंड। ठीक है, सो 100 रहेगा। उसके बाद ये न्यूमरेटर का जब हम एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1083 पॉइंट 67 समथिंग। ठीक है, और डिवाइड में क्या है, 100 है। तो डिवीजन करके आपको मिल जाएगा ये ऑलमोस्ट 10.8367 समथिंग। ठीक है, तो ये हो गया डाल्टन में आपका एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन। ठीक है ना? सो ये एवरेज एटॉमिक मास बोरोन का आपका अप्रोक्सीमेटली 18 पॉइंट 10.8367 है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा और शॉर्ट करना है तो आप इसको राउंड ऑफ कर लो। लेट से 2 डेसिमल तक अगर आपको इसको ख़त्म करना है, ये नहीं चाहिए, तो आपको ये करना पड़ेगा। मुझे अगर यहाँ तक ख़त्म करना है और इसके बाद का अगर नंबर 5 से ज़्यादा है, बिल्कुल ये 5 से ज़्यादा दिख रहा है, तो आप जब इसको हटाओगे तो यहाँ पे आपको एक जोड़ना पड़ जाएगा। इसको राउंड ऑफ करना बोलते हैं। ठीक है, बाकी एग्जैक्टली अगर बताना रहेगा तो मैं आपको अभी तो मैंने बता ही दिया वैसे, कि जहाँ पे आपको एंड करना है उसके आगे का नंबर अगर बड़ा है 5 से, तो मैं फिर इसको जब हटाऊंगा तो यहाँ पे मैं एक ऐड करूंगा। और अगर ये बड़ा नहीं होता 5 से, लेट से यहाँ पे 2 होता, तो वो हटाने पे मैं यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करता। सिंपल से ये रूल होता है। ठीक है, राउंड ऑफ करने का। तो ये हो गया आपका। बाकी वो ज़रूरत इतना एज एज सच कुछ है नहीं, बट आना चाहिए, है ना? मेन बात क्या है, आना चाहिए। तो ये हो गया आपका इसका आंसर, जहाँ पे आपको फाइंड करना था एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन। और फॉर्मूला याद रखना है, बस वैल्यूज पुट करना है, कुछ कैलकुलेशंस मिलेंगे आपको डेसिमल्स में, मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसका आपको काफ़ी हद तक ध्यान रखना पड़ेगा, खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन देख लो, न्यूमेरिकल देख लो। क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द फॉर्मूला मास ऑफ CaSO4 विच इज कैल्शियम सल्फेट इफ एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40.1 डाल्टन, सल्फर इज 32.1 डाल्टन और ऑक्सीजन इज 16.0 डाल्टन। तो आपको इसका फॉर्मूला मास निकालना है। ठीक है, सो फॉर्मूला मास तो सेम ही कंसेप्ट है ना, जैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वैसे निकालना है। सो फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे हम, फॉर्मूला मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट कैसे निकालेंगे? हमें यहाँ पे बस क्या करना है, पहले बात तो अगर मैं कैल्शियम की बात करूँ, सो मास ऑफ कैल्शियम, जो भी एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, मैं यहाँ पे एटॉमिक चाह रहा हूँ। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इनटू उसके एटम्स। अब यहाँ पे कैल्शियम के साथ यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, सो ये 1 होगा। फिर प्लस, फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सल्फर है, सो मास ऑफ या एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। ठीक है, स्पेसिफिकली मास नहीं चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, एटॉमिक मास। ठीक है, लगे तो लिख लेना, मैंने यहाँ लिखा नहीं, बट एटॉमिक मास लिखना। सो एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इनटू, यहाँ पे सल्फर के कितने एटम है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम मास ऑफ या एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू ऑक्सीजन के यहाँ पे लेकिन कितने एटम है, 4 एटम, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मास ऑफ कैल्शियम हमें यहाँ पे कितना दिया, मास ऑफ कैल्शियम 40.1, और किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 1 से। फिर मास ऑफ सल्फर कितना दिया है, 32.1, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 से ही करना है। और मास ऑफ ऑक्सीजन ये हमें दिया है 16.0, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से। सो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपको मिल जाएगा 40.1, यहाँ पे मिल जाएगा सेम 32.1, और 16.0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 64.0। ठीक, अब यहाँ पे चार, ये तीनों को हम अगर ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 136.2 डाल्टन। ठीक है, सो ये हो गया आपका फॉर्मूला मास ऑफ
कैल्शियम सल्फेट, है ना? 36.2 डाल्टन। सेम मेथड है जैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। बस क्योंकि आपका ये जो था कैल्शियम सल्फेट, इट इज़ एन आयोनिक कंपाउंड, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला मास बोला। अगर यहाँ पे कुछ कोवलेंट कंपाउंड होता ना, लेट्स से मीथेन होता, तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला मास नहीं देते, यहाँ पे बोलते मॉलिक्यूलर मास निकालो। ठीक है? तो बस यही है, कंसेप्ट वही है, बस नाम अलग-अलग है डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ कंपाउंड। ठीक है? तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना इनफ रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी बचे हुए टॉपिक हैं हम वो डिस्कस कर लेंगे, और आप ये कंसेप्ट्स को समझो, रिवाइज़ करो और रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो। इन केस डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, और सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर करो इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।